Previous class we have understood moment of a force, which is the turning effect of force given by the product of force and perpendicular distance of line of action of force from the axis of rotation, है ना। अच्छा, तो फॉर्मूला आपको मालूम है, खाली बस आपको मालूम है सारा चीज बोल के आपको प्रूफ करना है और बताना है कि ये कोई एक डंडा है, ये डंडे को यहाँ से हिंच कर दिया गया है, बीच से हिंच कर दिया गया है। यहाँ पर कोई आदमी पुश कर रहा है कुछ फोर्स में, यहाँ पे वो पुश कर रहा है कुछ फोर्स में, और वो फोर्स है कितना, दैट फोर्स इज समथिंग लाइक 10 न्यूटन। और यहाँ पर कोई आदमी इसको पुश कर रहा है और वो कितने फोर्स में पुश कर रहा है वो मालूम नहीं है, पता करना है। क्या दिया गया है कि दिस लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, नहीं 10 नहीं 8 सेंटीमीटर, और ये लेंथ कितना है दिया है, ये लेंथ कितना है, दिस इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इन फिगर शोन find f for which the bar AB है इसका नाम, AB does not rotate, रोटेट नहीं करेगा। रोटेट कब करेगा, जब कुछ मूवमेंट होगा तो नहीं। अगर ये अभी रोटेट करेगा भी तो कौन सा पॉइंट में करेगा, सी में करेगा, रोटेट अबाउट सी, घूमेगा भी तो नहीं। बोला कि कितना फोर्स देंगे कि नहीं घूमेगा, एक कोशिश कर रहा है इसको ऐसे घुमाने की, ये कोशिश कर रहा है ऐसे घुमाने की, अगर दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे तो नहीं घूमेगा। नहीं घूमने के लिए एफ का वैल्यू क्या होना है, पहले बताओ कि नेट मोमेंट जीरो होना है कि नहीं होना है, तो बताओ दोनों का मोमेंट निकालो और जीरो कर दो, नेट मोमेंट को जीरो कर दो। 80/6 करेक्ट। देखा कैसे सोचते हैं बच्चे, यही तो मतलब आप लोगों को समझ में आया और पढ़ के आए हो, बढ़िया है। ये है 80/6। ओहो, समझ में आया तो क्या लिखेंगे, फॉर नो रोटेशन, total moment must be 0। ये बात सबको समझ में आता है, इसमें कोई नई चीज नहीं है, टोटल मोमेंट 0 होना जरूरी है। अच्छा, रोटेशन नहीं होगा तो टोटल मोमेंट 0 होगा, तो दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जितना होगा क्लॉकवाइज मूवमेंट उतना ही होगा, है कि नहीं। क्लॉकवाइज मूवमेंट उतना ही होगा, क्योंकि नेट मूवमेंट कैसे निकलता था, 1 माइनस अदर, तो दोनों बराबर होंगे। दोनों फोर्स में से पॉइंट सी में कौन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, कौन, ये बार को सी में एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, 10 न्यूटन, और एफ करा ना, क्योंकि एफ ऐसे पुश करेगा तो इसको ऐसे ऐसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये पुश करेगा तो इसको ऐसे ऐसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा। एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है एफ, तो कितना करेगा, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन कितना है, 6, दैट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन कर रहा है, 10 न्यूटन, कितना कर रहा है, 10 इंटू कौन सा एक्सिस में घूमेगा तो इधर से घूमेगा ना, तो ये डिस्टेंस कितना है, 8। थोड़ा दिखने में गड़बड़ नहीं दिख रहा है, ये 6 लिख दिया हूं और ये बड़ा दिख रहा है, इसको 16 करो। अब ठीक है, ये 8 है, ये 16 है, तो f इंटू 16 इज इक्वल टू 10 इंटू 8, तो f कितना हो गया 5। तो अगर यहाँ पर 10 न्यूटन लगा के कोई घुमाने की कोशिश कर रहा है, आप 5 न्यूटन लगाओगे तो उसको रोक सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है,
हाँ ठीक। ऐसा दूसरा क्वेश्चन देने से आप कर सकते हो क्या? कर सकते हो? ठीक है। ये बॉडी, अच्छा ये बॉडी थोड़ा थ्योरी लिख लेते हैं। इज सेड टू बी इन रोटेटरी इक्विलिब्रियम the body is said to be in rotatory equilibrium if net moment of all forces about any point इज जीरो, किसी भी पॉइंट में नेट मोमेंट लो तो जीरो होगा। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई एक बॉडी ऐसा शेप का है और इसके ऊपर ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं। F1 आ रहा है, F2 आ रहा है। समझने वाली चीज है, थोड़ा समझो, हर चीज को लिखने की हड़बड़ी मत करो। ये F3 है, ये F4 है, ऐसे करके ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ A, मन ही मन में इमेजिन करता हूँ ये B है, ये पॉइंट C है। ये बॉडी रेस्ट में है, घूम नहीं रहा है। घूम नहीं रहा है मतलब इस पॉइंट में क्यों नहीं घूम रहा है? क्योंकि सारे फोर्सेस का मोमेंट अगर इस पॉइंट में निकालेंगे तो वो बन जाएगा जीरो, इसलिए नहीं घूम रहा है। मतलब मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट ए इज जीरो। नॉट ओनली दैट, मैं कोई एक दूसरा पॉइंट ले लिया बी, बी में क्यों नहीं घूम रहा है? क्योंकि मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट बी इज ऑल्सो जीरो। तो ये सी में क्यों नहीं घूम रहा है? मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट सी इज ऑल्सो जीरो। घूम नहीं रहा है ना? क्या मेरी बात पकड़ में आ रहा है? अगर ऐसा होता कि ये फोर्सेस का मोमेंट सी में जीरो है, बी में जीरो है, लेकिन सबका मोमेंट निकालो तो ए में जीरो नहीं है, तो क्या होगा? ये ए में घूमने लगेगा। अगर ए में जीरो है, सी में जीरो है, बी में जीरो नहीं है तो फिर बी में घूमने लगेगा। पता चला ए बी दोनों में जीरो है लेकिन सी में जीरो नहीं है तो फिर ये सी के चारों तरफ घूमने लगेगा। और पता चला कि बी में सिर्फ जीरो है, ए में जीरो नहीं है, सी में भी जीरो नहीं है, मतलब ए में भी घूमेगा, सी में भी घूमेगा। कैसे? ऐसे ऐसे घूमते 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 इसके चारों तरफ घूमेगा। गेटिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड मोशन हो जाएगा। उस मोशन के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि नहीं घूमने वाली केस को। मतलब यही लिखा है स्टेटमेंट में, ए बॉडी सेड टू बी इन रोटेटरी इक्विलिब्रियम इफ नेट मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इज जीरो। समझ में आया क्या? किसी भी पॉइंट में ले लो नेट फोर्स तो जीरो होगा। हाँ सर, जो नेट मोमेंट है वो ए और बी दोनों में नॉन जीरो होगा? यूजुअली ऐसे नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? कि अगर ये फ्लेक्सिबल बॉडी होगा तो ये मुड़ जाएगा। ऐसे बॉडी का से रिजिड बॉडी होगा तो फोर्स ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप कहोगे ए में जीरो नहीं है, बी में भी जीरो नहीं है, तो ए में भी घूमेगा, बी में भी घूमेगा, ऐसे घूम सकता है। देखो तो क्या कोई बॉडी दो पॉइंट में नहीं घूम सकता है? सोचो, ये बॉडी है, ये रोल करते करते आगे जा रहा है, ठीक है, तो ये घूम रहा है इससे। लेकिन अगर हम देखेंगे कि एक्सिस क्या है इसका, एक्सिस का डेफिनेशन दिए थे, व्हेन ए बॉडी इज इन रोटेशन एन imaginary line perpendicular to the plane of rotation passing through a point which is not moving is called axis। आप देखोगे जब ये चल रहा होगा ना, ये लोएस्ट पॉइंट मूव नहीं कर रहा है। मान लो कि इसके ऊपर हम कलर पेंट लगा देते हैं, ये व्हील के ऊपर पेंट लगा देते हैं और किसी एक सरफेस पे ये रोल करके निकल गया, तो सरफेस के आप ऊपर आपको डॉट 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 मार्क मिलेंगे कि डैश 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 मार्क मिलेंगे, डॉट 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 मार्क मिलेंगे। मतलब जो पॉइंट नीचे टच में आता है वो मूव नहीं कर रहा है, तो आप कहोगे इसका एक्सिस ये ऐसा घूम रहा है।
तो लगेगा कि ये ऐसे घूम रहा है। इसलिए घूमने वाली बात को अभी मत जाओ, आप समझ नहीं पाओगे। दैट इज कॉल्ड ए वेरी डिफिकल्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11 कॉल्ड रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक है, अभी तुम लोग सीधे सीधे पढ़ाई करो ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में। रोटेशन बड़ा खतरनाक होता है। कोई बॉडी को 2 ठो वेलोसिटी दे दिए, आप इधर को मार दिए, मैं इधर को मार दिया, क्या वो 2 ठो डायरेक्शन में जाएगा? वो एक रिजल्टेंट डायरेक्शन में जाता है। और जब वो जा रहा है तब पता नहीं चलता है कि कौन सा दोनों वेलोसिटी मिलकर इसको ले रहे हैं, नहीं। जबकि रोटेशन में दोनों एक साथ चल सकते हैं। सोचो कि कोई ग्लोब है, छोटा सा टॉय ग्लोब, अब घुमा दिए, घूम रहा है, फिर हाथ को भी ऐसे ऐसे घुमाए, दोनों घूमना आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, है ना। और साथ साथ मान लो इसका बेस में भी घुमा दिए, 3-4 ठो घूमना इसको दिखेगा। जबकि ट्रांसलेशनल मोशन में 2-3 ठो वेलोसिटी दो मिलके एक रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाता है। इसमें भी एक रिजल्टेंट एंगुलर वेलोसिटी होता है, लेकिन तीनों वेलोसिटी दिखते रहता है, एंगुलर वेलोसिटी दिखते रहता है। इसलिए थोड़ा इमेजिन करने के लिए और थोड़ा फंडामेंटल बेस होना जरूरी है। तो फिलहाल हम लोग कैसे घूमेगा उसके बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं बोला हम लोग बात कर रहे हैं कि रोटेटरी इक्विलिब्रियम में है। मेरी बात समझ में आया? तो मैं आपको एक छोटा सा चीज देता हूं। मान लो कि यहां पर कोई एक डंडा है और यहां पर कोई एक डंडा है। ये डंडा का लेंथ है कितना मालूम नहीं है, बट ये यहां पर हिंज्ड है, लेकिन इसका मास दिया गया है, कितना मास दिया है? 4 kg। अब इस डंडे को यहां से पकड़ के उठाना चाहते हो, कितना फोर्स देके उठाओगे? क्या फोर्स देने से ये उठना शुरू करेगा, हम जानना चाहते हैं। विथ व्हाट वैल्यू ऑफ एफ द डंडा विल स्टार्ट मूविंग अप। इधर बंधा हुआ है, समझ में आ रहा ना, इधर बंधा हुआ है, इधर से खींच के इसे उठाने की कोशिश करें। तो एग्जाम्पल में लेते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एफ the bar can be held at rest as shown। क्योंकि अगर ये नहीं पकड़ेगा तो ये बार ऐसे घूम के नीचे की तरफ गिर जाएगा। Are you getting? ये बार घूम के नीचे की तरफ गिर जाएगा। अब ये बार को हम गिरना नहीं चाहते कि ये बार ना गिरे, ऐसे पकड़ के रखें, छोड़ देंगे तो गिर जाएगा। कितना फोर्स देके रखेंगे कि ये ऐसे रहेगा, इसे उठा के रखें, छोड़ देंगे तो गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो कितना फोर्स देके रखेंगे कि ये रहेगा ऐसे? चलो सोचते हैं कितना फोर्स देके रखेंगे। छोड़ देंगे तो गिर जाता है, क्यों गिर जाता है? चलो सोचते हैं। यहाँ पर ये जो बार है, ये बार का अपना एक वेट है जो कि बीच में आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा? m मास का वेट होता है mg, तो इट इज 4g और 40 न्यूटन। और यहाँ पर ये हिंज के साथ कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर भी कोई फोर्स आ रहा होगा, कि नहीं आ रहा होगा? यहाँ पर भी एक फोर्स आ रहा होगा। जब हम नहीं पकड़े, यही दोनों फोर्स है। क्या ये जो फोर्स है, ये फोर्स कितना है मालूम नहीं है। क्या ये फोर्स इस पॉइंट में कोई मोमेंट बनाता है? नहीं। When the line of action passes through a point, it does not create any moment about that point. Sir, reaction force कौन? हाँ वही तो। अभी डंडे का अगर फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे, वो जो सरफेस में वहाँ सरफेस में कहाँ रखे हैं? उसको ऊपर से जुलाई से पकड़ के हवा में पकड़े हुए हैं। समझ में आ रहा ना? तो अभी क्या हुआ कि ऐसा है चीजें, ये फोर्स कोई मूवमेंट नहीं बनाएगा। अगर हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये गिर जाएगा। गिर जाएगा मतलब कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज घूमेगा। क्यों क्लॉकवाइज घूमेगा? कौन घुमा रहा है? ये जो वेट है, ये वेट इनटू दिस डिस्टेंस इज ए मोमेंट इन द क्लॉकवाइज सेंस। तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। बात समझ में आ रहा है? मैं सोचता हूँ कि उसको रोक के रखूँ, तो मैं फोर्स लगाया ऐसे, मेरा फोर्स कैसे मूवमेंट बनाएगा इस पॉइंट में? ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाएगा। जितना मूवमेंट वेट बना रहा है क्लॉकवाइज, उतना ही मूवमेंट अगर एफ बना लेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो कहाँ घूमेगा? वहीं पड़ा रहेगा, है कि नहीं? तो हम क्या कहेंगे समझाने के लिए इसको ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन तो दे दिया है, चलो लिखते हैं सॉल्यूशन को। चलो इस पॉइंट को ओ कहते हैं। फॉर नो रोटेशन अबाउट ओ में कोई रोटेशन नहीं होगा, उसके लिए क्या होना चाहिए?
clockwise movement must be equal to anti-clockwise movement. देखो तो तीन तो फोर्स है, एक है F, दूसरा है F डैश, तीसरा है 40 न्यूटन। F डैश कैसा मोमेंट बना रहा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? जीरो, क्योंकि ये तो इसी पॉइंट से जा रहा है। नहीं, F कैसे बना रहा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? और ये 40 न्यूटन क्लॉकवाइज। ये बार कितना लंबा है दिया नहीं है, लेकिन हमें मालूम है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में है, जहाँ पे वेट एक्ट कर रहा है। अगर हम कहेंगे ये बार का लेंथ L है, तो ये लेंथ हो गया L/2 और ये लेंथ हो गया L/2, है कि नहीं? तो क्लॉकवाइज मोमेंट कौन बना रहा है, 4G इंटू कितना डिस्टेंस लाइन ऑफ एक्शन का, L/2, दैट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कौन बना रहा है, F, कितना डिस्टेंस यहां से, कितना, L/2 प्लस L/2, इट इज L। जबकि L हमें दिया नहीं गया था क्वेश्चन में, लेकिन क्या हुआ, वो तो कैंसिल हो गया दोनों तरफ, है कि नहीं? L इज कैंसिल्ड आउट आइदर साइड, तो क्या मिला, F इज इक्वल टू 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो उसको पकड़ के रख सकते हैं। डिफिकल्ट लग रहा है अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है नहीं? चलिए थोड़ा मैं इसको ऐसे बनाता हूं। इस किस्म की क्वेश्चन में फिर से आएंगे हम लोग। चलो देखते हैं, बात करते हैं फिजिकल बैलेंस का। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको सीखते हैं हम लोग। फिजिकल बैलेंस देखे हो ना, ये है ऐसा कोई एक बीम होता है और यहाँ पर ऐसे लगा रहता है। सब्जी खरीदने जाओगे तो ऐसा चीज को देखोगे आप, नहीं? और यहाँ पर एक पॉइंटर लगा रहता है और इसको यहाँ से ऐसे झुला देते हैं। और अगर हमें आलू खरीदना है, हम क्या करते हैं, 5 केजी का आलू खरीदना है तो एक 5 केजी का वेट यहाँ पर हम रखते हैं, है ना? ये वेट को 5 केजी का इधर रखते हैं और इधर रखते हैं आलू, है कि नहीं? ऐसे रखते हैं। मान लो कि ये जो वेट इधर रखे हैं ये M1 है मास, इधर जो आलू रखे हैं वो M2 है। हम क्या कहते हैं कि आलू इसकी वेट की बराबर हुआ, कब कहते हैं, जब ये पॉइंटर ऐसे सीधा रहता है। पॉइंटर ऐसे सीधा रहेगा तो बराबर हो गया। अगर पॉइंटर इधर को झुक गया तो कौन ज्यादा है, M1 ज्यादा है कि M2 ज्यादा है? M1 ज्यादा है। उधर को झुक गया तो M2 ज्यादा है, नहीं? अच्छा, अब जब ये पॉइंटर सीधा है तब M1 M2 में क्या रिलेशन है? आप जानते हो कि M1 इज इक्वल टू M2, क्योंकि ऐसे ही तो खरीदते हैं हम लोग। लेकिन थोड़ा सोचें, ये जो बार है ये एक यूनिफॉर्म बार है और इधर का लेंथ जितना है इधर का लेंथ भी तो उतना ही है, ये बीच में लगा हुआ होता है। और ये जो वेट है ये यहाँ पे एक्ट कर रहा है, कितना है ये, M1 इंटू G, और यहाँ पर ये क्या है, अब क्या लग रहा है आपको, ये M1G इस पॉइंट में जो मोमेंट बना रहा है वो M2G का मोमेंट से ज्यादा है कि कम है? इक्वल है, क्योंकि ज्यादा होता तो ये घुमा देता ऐसे और ये पॉइंटर इधर को आ गया होता। ये ज्यादा हो गया तो इसका पॉइंटर इधर को आ गया होता। अब ये सीधा है, मतलब इसका मोमेंट बराबर है ना? तो आप कहोगे पहला चीज ये काम कैसे करता है, इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग मोमेंट्स। मतलब मोमेंट को बैलेंस करके हम लोग वजन करके सब्जी खरीद के लाते हैं, है ना? मोमेंट बैलेंस करते हैं। अच्छा, एट बैलेंस, जब वो बैलेंस हो गया है, ये जो डंडा है इसको कहते हैं बीम, और ये बैलेंस को कभी कभार फिजिकल बैलेंस और बीम बैलेंस भी कहते हैं, ठीक है? तो ये बीम है। हाँ, तो एट बैलेंस M1G इस पॉइंट में कुछ मूवमेंट बनाने की कोशिश कर रहा है, तो आप कहोगे क्लॉकवाइज मूवमेंट मस्ट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट।
क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन बना रहा है, M1G और M2G? M2G बना रहा है। सबको समझ में आ रहा है ना? M2G कितना मूवमेंट बना रहा है? M2G इंटू ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से, ये डिस्टेंस L है। समझ में आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन बना रहा है? M1G। सो इट इज M1G इंटू L कैंसल आउट, बट यू फाइंड M2 इक्वल टू M1। M1 क्या है? मास। समझ में आया? तो व्हाट इट इज वेइंग, मास और वेट। आप इधर 5 kg के मास रखे, इधर 5 kg का आलू मिला, इसीलिए जब हम खरीदने जाते हैं उसको आलू मांगते हैं तो 5 kg आलू दो बोलते हैं। मतलब 5 kg वाला वेट का मास का बराबर आलू हमें दे दो। समझ में आया क्या? तो तीसरा चीज क्या मिला? इट मेजर्स मास नॉट द वेट। फिजिकल बैलेंस क्या मेजर करता है? मास नॉट द वेट। नहीं? अच्छा सोच लो, अर्थ पे आप आलू बेच रहे हो तो आप ये फिजिकल बैलेंस यूज किए। सपोज मून पे गए आलू बेचने के लिए, अभी चंद्रयान गया है, कभी आलू बेचने के लिए हम लोग भी जाएंगे। बेचने के लिए गए तो क्या ऐसे ही करके हम 5 kg आलू निकाल सकते हैं? क्यों नहीं? क्योंकि मून पे जी का वैल्यू जी के जगह हो जाएगा G/6, इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, और जी का वैल्यू कुछ भी हो कैंसिल हो जाएगा। कुछ फर्क पड़ता है क्या? जी के जगह G/6 होगा वेट, और वो तो G/6 फिर से कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो आपका फिजिकल बैलेंस है वो अर्थ पे भी काम करेगा, मून पे भी काम करेगा। It does not depend upon the value of G because whatever it is that is getting cancelled out either side। समझ में आ रहा है कि नहीं? और दूसरा एक बैलेंस होता है स्प्रिंग बैलेंस। अब देखिएगा आजकल ग्रोसरी शॉप में रहता है, वो इलेक्ट्रॉनिकली उसके ऊपर कोई चीज रख दो तो उधर रीडिंग निकलता है, वो स्प्रिंग रहता है। स्प्रिंग के बैलेंस जो होता है, उसके स्प्रिंग के ऊपर कोई चीज को रखेंगे तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। स्प्रिंग बैलेंस की केस में क्या होता है, मेरा टॉपिक नहीं है वो बताना, फिर भी मैं अभी थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ बताने के लिए कि स्प्रिंग बैलेंस की केस में यहाँ पर एक पॉइंटर होता है और यहाँ पर एक हुक होता है। जो सामान को वेट करना है उसको इसके ऊपर रखो, है ना, यहाँ पे रख दोगे तो स्प्रिंग लंबा हो जाएगा। और यहाँ पर एक स्केल रहता है, जब कोई सामान नहीं रखे हो वो 0 में रहता है। अब ये जैसे सामान लोड कर दिया, यहाँ पे आलू रख दिए तो ये खींच के यहाँ पे आ गया, मान लो 10 न्यूटन दिखाया तो आप कहेंगे ये 10 न्यूटन का आलू है। मतलब स्प्रिंग बैलेंस मेजर्स व्हाट, मास और वेट। अर्थ पे रखेंगे तो ये ज्यादा फोर्स होगा, जी ज्यादा है अर्थ पे तो ये ज्यादा खींचेगा। मून पे जाएंगे तो वेट कम होगा, इतना खींचेगा क्या, कम खींचेगा, तो रीडिंग कम देगा। स्प्रिंग बैलेंस विल नॉट वर्क सैटिस्फैक्टरीली बोथ ऑन अर्थ एंड मून बट द फिजिकल बैलेंस दोनों पे ठीक ठाक काम करता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। समझ में आया क्या लिखेंगे? measures the mass not the weight। a spring balance measures weight, so it does not give same reading on earth and moon but a physical balance gives same reading on earth and moon। हाँ बोलिए। सर वो स्प्रिंग वाले मेजर्स वेट उसके नीचे वाले सेंटेंस में सो डज गिव लिख दिया। हाँ तो क्या लिखा है? ओह डज नॉट गिव सेम रीडिंग, सॉरी डज नॉट को छूट गया मेरे से, थैंक यू फॉर हेल्पिंग। डज नॉट गिव same reading on earth and moon but a physical balance gives same reading on earth and moon। क्या बात समझ में आया? हाँ
फिजिकल बैलेंस में क्या होता है, ये जो आर्म लेंथ है, ये जो बीम है ना, बीम का इसके लेंथ को क्या कहते हैं, आर्म लेंथ। आर्म लेंथ दोनों तरफ बराबर होता है, इधर जितना है इधर उतना है ना। अगर कोई फॉल्टी फिजिकल बैलेंस है, कोई आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है, अक्सर कुछ वेंडर्स ऐसे करते हैं, चीटर्स, वो क्या करते हैं, जब इसको इसे नीचे रखे रहेंगे, उठाएंगे जब ना, वो इसको फंसा देंगे इस चेन में, ये चेन लगा हुआ है, फंसा देंगे तो ये चेन थोड़ा इधर से घूम के ऐसे आ जाएगा, मतलब लेंथ कम हो गया, तो चीटिंग करते हैं। समझ में आ रहा है, लेंथ कम हो गया तो इधर वाले को, जहां पर वो वेट रखते हैं, इधर वाले को फंसा देते हैं। वो क्या करते हैं कि जहां पर ये वेट रखा गया उस वाले को ऐसे फंसा देते हैं, तो ये लेंथ कम हो गया, तो फिर ये इधर जितना मास होगा उससे कम मास में भी ये बैलेंस हो जाएगा। समझ में? तो अगर ऐसे कोई चीट कर रहा है तो कैसे पता करेंगे, कि कैसे रेक्टिफाई करेंगे। केस 1, ए फॉल्टी फिजिकल बैलेंस has unequal arm lengths। हम तो जानते हैं कि वो बीच में रहना चाहिए। मान लो एक तरफ को 19 सेंटीमीटर किया, दूसरी तरफ को 18.5 किया, पता चलेगा क्या? देखने से लगेगा बीच में नहीं, तो वो फॉल्टी बैलेंस है, चीटिंग कर सकता है उसमें नहीं। अगर वो चीटिंग कर लिया ऐसे, वो जो फिजिकल बैलेंस खरीद के लाया है, आपको वजन करके दे रहा है, उसमें कुछ ऐसा लगा दिया है पॉइंटर, ठीक है, और यहां पर रखा है, आपको क्लियरली दिख रहा है कि इधर का लेंथ छोटा है, इधर का लेंथ बड़ा है, तो आपको चीटिंग करना चाहता है, ठीक है। अगर वो इधर 5 केजी का बटकरा रखेगा, वेट रखेगा, है ना, ये 5 केजी का रखा, इधर आलू रखा, आपको सोचना है और बताना है कि जो आलू है उसका मास 5 केजी है या उससे कम है या उससे ज्यादा है। आपको क्लियरली दिख रहा है कि L2 इज मोर देन L1 दिख रहा है। अब बताओ वो ऐसे वजन किया, देखो कांटा सीधा हो गया, इधर बोलेगा कि हाँ ले लो आलू ले लो, 5 केजी हो गया। वो चीट किया कि नहीं किया, सोचो कैसे। देखो ये 5G था नहीं, और ये जो मोमेंट बना रहा था उसको ये M का मोमेंट बैलेंस कर रहा था। 5G का मोमेंट क्या था, 5G इंटू L1, और ये जो M था उसका वेट क्या था, mg, उसका मोमेंट क्या बन रहा था, mg इंटू L2, और दोनों बैलेंस हो गए तो पॉइंटर सीधा हो गया। आप बोलोगे हाँ हाँ हो गया दे दो, लेकिन हुआ क्या है, g तो कैंसिल हो गया। आप देख रहे हो कि L1 छोटा है, L2 बड़ा है, m इंटू L2 इज इक्वल टू 5 इंटू L1, तो m 5 से बड़ा हुआ कि छोटा हुआ, सोचो देखो और बताओ, सोचो देखो और बताओ। इसी स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख रहा हूं, मैं कहूंगा m इज 5L1 बाई L2, L2 L1 से बड़ा है, L2 अगर L1 से बड़ा है तो ये क्वांटिटी लेस देन 1 हुआ कि नहीं, और ये पूरे क्वांटिटी 5 से कम हुआ कि नहीं। चीटिंग कर दिया। क्या किया, वो जो फिजिकल बैलेंस लेके आया था उसमें क्या किया, एक तरफ का मान लो कि लेंथ है 10 सेंटीमीटर, दूसरे का है 9.5, थोड़ा सा रहेगा तो आपको अंतर पता नहीं चलेगा, लेकिन हर बार वो थोड़ा थोड़ा करके चीटिंग करा। दिन भर में मुनाफा तो जो होना था, चीटिंग से भी 2 पैसा और एक्स्ट्रा आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रहा है? ऐसा केस में कैसे पता करोगे, आपको लग रहा है कि आदमी चीट कर रहा है, तो हाउ टू चेक कि सही वेट क्या होगा। समझ में आ रहा है? क्या ये मैकेनिज्म समझ में आया? चीटिंग कर रहा है, एक तरफ ज्यादा कर दिया एक तरफ कम कर दिया। अच्छा तो चलो इसको अब समझते हैं। क्या दिया है, क्या है कि द मैन इज यूजिंग ए फॉल्टी फिजिकल बैलेंस व्हिच इज अनइक्वल आर्म लेंथ्स। ए ब्लॉक kept on left side balances a weight W1 on right side। कोई ब्लॉक को लेफ्ट साइड में रखे तो उधर W1 रखने से बैलेंस करता है। समझ में आ रहा है? The block
kept on right side. Balances a weight W2 on left side. What is actual weight of block? ब्लॉक का एक्चुअल वेट आपको बताना है, लेकिन कैसे बताएंगे? क्या बोल रहा है? क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, मैं आपके लिए क्वेश्चन ड्रॉ कर रहा हूं। बोल रहा है कि ये है आपका फिजिकल बैलेंस, दोनों तरफ का साइड लेंथ अलग अलग है, कौन बड़ा कौन छोटा मालूम नहीं है, देखने से पता नहीं चल रहा है, वो ऐसा करके झुला दिया है। बोल रहा है कि इधर जब हम रखते हैं कोई ब्लॉक, मान लेते हैं कि लेट वेट ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू W0। तो यहां पर जब वो W0 का वेट को रखता है, इधर वो क्या करता है, W1 रखने से बैलेंस हो जाता है, समझ में? और जब वो इधर रखता है W0, तो इधर W2 रखने से बैलेंस होता है, क्योंकि फॉल्टी है। अगर सही होता, इधर बटकरा रखो इधर आलू रखो, या इधर बटकरा रखो इधर आलू रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अभी फर्क पड़ेगा क्योंकि फॉल्टी है। नहीं, हमें पता करना है कि अगर W1 W2 हमें दिया गया है, एक्चुअल वेट कैसे पता करेंगे? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? सबको समझ में आया? अच्छा, जब इधर W0 रखे, इधर W1 को बैलेंस कर रहा है, क्या मतलब हुआ? W0 इंटू L1, ये जो मोमेंट बना रहा है ऐसे, और ये जो मोमेंट बना रहा है ऐसे, ये दोनों बराबर होना चाहिए। W0 इंटू L1 मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच? W1 इंटू W1 इंटू L2। सिमिलरली सेकेंड केस में इधर रखा वो W0, तो इधर रखा W0, तो इधर रखा W2, मतलब अभी W0 इंटू L2 इज इक्वल टू W2 इंटू, है कि नहीं? समझ में आया क्या? ये था फर्स्ट केस, ये सेकंड केस। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा समझ लो, ये चीज समझ जाओगे तो काफी कुछ हो जाएगा। इधर कोई ब्लॉक को रखा, इधर W1 रखो बैलेंस होता है, ब्लॉक को इधर रखा, इधर W2 रखो बैलेंस होता है ना? ना हमें W0 पता करना है। W0 क्या है? एक्चुअल वेट। चलिए दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे तो L1 कैंसिल हो जाएगा, W0 बाय W2 इज इक्वल टू W1 बाई W0। कर सकते हैं ना? और A इक्वल टू B, C इक्वल टू D, A बाई C इक्वल टू B बाई D कर सकते हैं ना? कर दी। L1 कैंसिल हो गया, L2 कैंसिल हो गया। समझ में आया? तो अब क्या लिखेंगे? ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था, डिवाइडिंग 1/2, क्या मिला? ये मिला। तो इसमें से W0 को इधर ले आओ, क्या मिलेगा? W0 का स्क्वायर, और W2 को इधर ले लो, हो जाएगा W1 W2। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, अगर ये बात है तो यहां से पता चल गया कि W0 का स्क्वायर इज इक्वल टू W1 W2, और W0 कितना है? W0 तो है रूट ओवर ऑफ W1 W2। समझ रहा है? तो अगर ऐसा फॉल्टी बैलेंस है तो हम ऐसे करके इसको एडजस्ट कर लेंगे, निकाल देंगे सही वेट क्या है। नहीं, हम कुछ एक वजन रख देंगे इधर, देखेंगे इधर W1 से बैलेंस हो रहा है, उसको लाके इधर रख देंगे, इधर W2 से बैलेंस हो रहा है, तो उसका एक्चुअल वेट कितना है? रूट ओवर ऑफ W1। क्या मेरी बात पकड़ में आ रहा है?
वासु आ रहा है? Yes. ठीक, ये हुआ एक किस्म की, अगर चीटिंग करेंगे पकड़ लेंगे। दूसरा हुआ, वो लोग जानते हैं कि लोग पढ़ लिख के आए हैं, वो जो बैलेंस लाइन ये दोनों बराबर दिखेगा, लेकिन क्या करते हैं, ये जो तराजू का निचला हिस्सा जो पैन है, कभी पतला वाला टीन से बना देंगे, इधर मोटा वाला बना देंगे, एक तरह का वेट ज्यादा है, ऐसा भी तो हो सकता है। या फिर कभी कभी इसमें एक छेद कर देते हैं, बोलते हैं रखते रखते टूट गया, बीच में छेद कर देंगे, थोड़ा वजन कम हो गया, है कि नहीं? तो इन दैट केस व्हाट टू डू, नाउ विल गो फॉर केस नंबर 2। समझ में आया? तो हमारा जो केस 1 था, क्या था? ए फॉल्टी फिजिकल बैलेंस हैज अनइक्वल आर्म लेंथ्स, block kept on left side balances a weight W1 on right side, the block kept on right side balances a weight W2 on left side. What is actual weight? आंसर बन गया actual weight is कितना है? √of W1। यहां तक समझ में आया पहला वाला केस सबको? अच्छा, अब मैं केस बदलता हूं, I go for a second case. Suppose I go for another case. I call it case 2. A faulty physical balance has unequal arm length, नहीं, क्या हुआ है? Pan weights. जो पैन यूज कर रहा है इसका वेट्स अलग अलग है, लेंथ ऊपर बराबर है, लेकिन इधर पैन वेट अलग अलग कर दिया है। किसका? नीचे कोई मैग्नेट वगैरह लगा दिया है, कुछ चिपका दिया है कि नहीं? ऐसे भी तो चीटिंग कर सकता है। इन दैट केस आपको पता नहीं चल रहा है दोनों पैन का वेट बराबर है कि नहीं, उसको लेके कहाँ वेट करके लाओगे? तो वो क्या किया है, आपको दिखाया कि ये ब्लॉक केप्ट ऑन राइट साइड बैलेंसेस W1 W2, लेफ्ट साइड रखो तो W1 को बैलेंस करा, वही तकलीफ हुआ। अब एक्चुअल वेट कैसे पता करेंगे? समझ में आया? चलिए, लेट दी पैन वेट्स आर X एंड Y अलग अलग होना चाहिए, क्या बराबर, लेकिन है अलग अलग, क्योंकि वो चीट करने की कोशिश कर रहा है। समझ में आ रहा? अच्छा, तो देखो ये हो गया आपका फिजिकल बैलेंस, दोनों तरफ का लेंथ बराबर है, अभी लेंथ्स आर सेम, बट चीटिंग कर रहा है वो पैन वेट में, एक तरफ का वेट X है, दूसरी तरफ का वेट Y है। ओ, बड़ा चीटर टाइप का आदमी है, देखो ऐसा कर लिया है। अब हम क्या करते हैं कि इधर रखेंगे W1, सॉरी इधर रखेंगे ब्लॉक, तो इधर होता है बैलेंस W1, इधर रखेंगे ब्लॉक तो इधर बैलेंस करता है कौन? W2। ऐसे दिया है। जब ब्लॉक को इधर रखें, W0 क्या है? वेट ऑफ द ब्लॉक। W0 क्या है? W0 इज वेट ऑफ ब्लॉक। जब इधर W0 रखते हैं तो इधर W1 रखने से बैलेंस होता है। W0 और W1 बराबर नहीं है, क्योंकि इधर का टोटल वेट कितना है? W0 प्लस X, इधर का है W1 प्लस Y, X और Y अलग है तो W0 और W1 भी अलग अलग है। अच्छा, अब इधर अगर W0 रखेंगे टोटल वेट क्या बन जाएगा? W0 प्लस X, इसका वेट बनेगा कि नहीं बनेगा? इस केस में W1 रखेंगे तो इसका वेट क्या बनेगा? W1 प्लस Y। सेकेंड केस में जब इधर रखेंगे W0, टोटल वेट बनेगा W0 प्लस Y, इधर टोटल वेट बनेगा W0 प्लस X। अच्छा, इट इज ऑपरेटिंग ऑन प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग मोमेंट्स। अब ये W0 प्लस X ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, W1 प्लस Y ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, और ये बैलेंस्ड है, मतलब इसका मूवमेंट बराबर है। इसका मूवमेंट कितना है? वेट इनटू दिस डिस्टेंस कितना है? L। अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्ट लग रहा है तो आप लोग तो लिखने के चक्कर में पड़े हो ना, इसीलिए समझने के चक्कर में पड़ो तो समझ में आ जाएगा। इसके लिए जो बन रहा है वेट W0 प्लस X, क्यों हो गया X? क्योंकि इसका वेट X है पैन का।
दैट इनटू L मस्ट बी इक्वल टू W1 प्लस Y इनटू L। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि बैलेंस हो रहा है, W0 इज बैलेंस्ड बाय W1। सेकेंड केस में क्या बनेगा? W2 प्लस X, इधर W2 रखे हैं, अब ये दिस इनटू L इज इक्वल टू दिस इनटू L, फिर से बैलेंस हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? आर यू गेटिंग? अच्छा, अब ये पहला वाला इक्वेशन में L दोनों तरफ है तो कैंसिल कर सकते हैं, दूसरे वाले में भी कैंसिल कर सकते हैं। अब देखो तो मैं क्या करता हूं, माइनस कर देता हूं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो क्या मिलेगा इधर? W0 माइनस W2, क्योंकि x x कैंसिल हो जाएंगे। इधर क्या बन जाएगा? W1 माइनस W0, क्योंकि x x कैंसिल हो, y y कैंसिल हो जाएंगे। अब सारे को एक तरफ ले आओ, W0 को इधर ले आओ, 2W0 इज इक्वल टू W1 प्लस W2। आर यू गेटिंग? हाँ, इंटरेस्टिंग है। तो क्या मिल गया W0 का वैल्यू? इट इज W1 प्लस W2 बाई 2। अगर पान वेट्स अलग अलग है तो दोनों तरफ वजन करो, दोनों का रीडिंग ले लो, दिस प्लस दैट बाई 2। अगर आर्म लेंथ अलग अलग है, दोनों तरफ वजन करो, दोनों रीडिंग ले लो, W1 W2 मल्टीप्लाई एंड टेक रूट ओवर। एक होता है ज्योमेट्रिक मीन, दूसरा होता है अरिथमेटिक मीन। आर यू गेटिंग? क्या बात समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? आ रहा है? नहीं है पूरा? आया? तो ये बात है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे? आंसर हो गया एक्चुअल वेट कितना है? W1 प्लस W2 बाई 2। तो फॉल्टी बैलेंस में एग्जैक्ट रीडिंग कैसे निकालते हैं, तरीका समझ में आया है ना? अब आप लिखना चाहते हो लिखो। इंटरेस्टिंग है कि नहीं? फुल ऑफ मोमेंट्स। हाँ, तेरे को समझ में आ रहा है? बढ़िया। तो ऐसा है। तो मैं जैसे बोला था कि मेरे को थोड़ा कुछ काम है, आज निकलना पड़ेगा। आज हम लोग इतने ही पढ़ेंगे। समझ में आया फिजिकल बैलेंस कैसे काम करता है, बैलेंसिंग मोमेंट्स कैसे काम करता है? छोटे छोटे चीज़ है लेकिन जान लेने से काम में लगेगा। समझ में आया? ठीक है। तो फिर अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या बताओ, अबाउट प्रेशर, जो तुम लोग पढ़ना चाहे और हम यहाँ से शुरू किए। प्रेशर लगेगा 3-4 क्लास पढ़ने के लिए, ठीक है? बढ़िया से पढ़ेंगे उसको एक एक करके। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।